Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so we were doing scalar product of two or more vectors. The topic was scalar product, है ना? मेन हेडिंग कह सकते हैं एक्सरसाइज की स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, जिसके अंदर हमने टिल नाउ क्या क्या कवर किया। एक तो ये कवर किया कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, नहीं होता क्या है बताऊंगा। सुनो, आज के टॉपिक में आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बताऊंगा। उस वीडियो में नहीं बता पाया, इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि टाइम भी हो गया था और पहले समझ में नहीं आता आपको, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट का मैं एक तरीके से फॉर्मूला ही बताया है आपको। क्या बताया? फॉर्मूला ही तो बताया है भाई, ये ए डॉट बी ये होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला बताया है, बट व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिक मीनिंग? इसका मतलब क्या है भाई? दो वेक्टर्स का आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो, उससे मिल क्या रहा है? उससे एक्चुअली अपने को ज्योमेट्रिकली क्या मिल रहा है वो सीखना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग सीखना है एक तो, है ना। तो प्रोडक्ट लिख दिया हमने गलती से, ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो फॉर्मूला जानते हैं, स्टार्ट जानबूझ के मैंने इससे इजी चीज से किया। इजी है फॉर्मूला, काफी इजी है। ज्योमेट्रिक मीनिंग समझना थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो ये समझेंगे एक तो। और उसके अलावा कल क्या क्या समझ लिया, उसके अलावा क्या क्या समझ लिया बताओ। रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स सीखे हमने, और रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने एक चीज सीखी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे पता कर सकते हैं। तो टिल नाउ ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड। अब आज स्टार्ट करेंगे हम टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि कोई स्केलर है हमारे पास लैम्डा नाम का, तो उससे हम कैसे डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, इसका इसका प्रूफ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो सीधे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, दैट इज इट। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। स्टार्ट राइटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन, आज बड़ा तंग कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट। देखो मल्टीप्लीकेशन तीन तरह के थे ना हमारे पास, एक तो था स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक था डॉट प्रोडक्ट, और एक तीसरा अभी तक अपन ने स्टार्ट भी नहीं किया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट करते थे ना अपन, वो वाला मल्टीप्लीकेशन है। ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट अपन कैसे कर सकते हैं? तो वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी प्लस सी से, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी प्लस सी से। तो टिल नाउ जो भी हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा है, ये चीज तो क्लियर है, इट इज वेरी वेल क्लियर कि ये जो डॉट प्रोडक्ट चल रहा है ना, ये जनरल मल्टीप्लीकेशन की तरह चल रहा है। यस और नो? जनरल मल्टीप्लीकेशन होता है जैसे 2 गुना 3, 3 गुना 4, करीब करीब कम्यूटेटिव भी होता है, सारी चीजें लगभग लगभग उसकी तरह। हालांकि आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली वही है, पर उसकी तरह चल रहा है, क्योंकि वो तो एक अलग चीज होती है और ये वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। अभी मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिक मीनिंग एक्चुअली है क्या, मिल क्या रहा है इससे, है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी उसी की तरह ही चलेगी, क्योंकि करीब करीब सारी चीजें उसकी तरह चल रही है। तो सपोज करो, अगर कल को मैं ऐसे लिखवाऊं आपसे, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये सुनो, वेक्टर को भूल जाओ, जनरल मैथमेटिक्स में ये चीज पॉसिबल है ना। तो उसी तरीके से जब चलिए उसकी तरह रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ पर भी वो चीज पॉसिबल है। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसको कैसे कर दूंगा मैं? ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट को मैंने एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कहने का मतलब ये है कि आप दो वेक्टर्स को जोड़िए, सॉरी, दो वेक्टर्स को आप जोड़िए, जोड़ के फिर तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, वो एक ही बात होगी। आप इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, और बाद में जोड़िए। यानी पहले जोड़ के डॉट प्रोडक्ट करना या अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करके जोड़ना, दे आर वन इन द सेम थिंग। दे आर वन इन द
सेम थिंग। समझ आया क्या कहा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करें, क्या कहा? पहले जोड़ के, भाई इसमें तो क्या कर दिया, पहले जोड़ दिया, पहले जोड़ के फिर डॉट प्रोडक्ट करना, या फिर अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करके बाद में जोड़ना, दे आर वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके जी। अच्छा, हमेशा ऐसे वेरीफाई कर लिया करो, देखो वेक्टर प्लस वेक्टर ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक, सो एलएचएस में आपके पास स्केलर है, इधर वेरीफाई करो, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, स्केलर प्लस स्केलर, आरएचएस में भी स्केलर है ना? तो ये जरूर वेरीफाई किया करो कोई भी प्रॉपर्टी में, स्केलर इक्वल टू स्केलर ही आना चाहिए, ठीक है, और वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ही आना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, काफी आसान है, इसमें मेरे हिसाब से शायद ही कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि इफ let lambda be a non-zero scalar, let lambda be a non-zero scalar, देन क्या क्या चीजें इससे क्या क्या चीजें स्टैब्लिश होंगी? ये कहता है कि लेमडा इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं। अच्छा, एक चीज अब याद रखना, देखो वेक्टर का चैप्टर चल रहा है, तो मैं डॉट जहां पे लगाऊंगा, तो अगर वेक्टर और वेक्टर के बगल अगल बगल में डॉट लग रहा है, तो इसका मतलब तो है डॉट प्रोडक्ट। क्या है इसका मतलब? डॉट प्रोडक्ट। भाई अगर यहाँ वेक्टर और यहाँ वेक्टर है, एंड अगर स्केलर डॉट वेक्टर लगाऊंगा तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीखा है ना भाई, मैग्नीट्यूड को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। और कल को स्केलर और स्केलर के बीच में भी डॉट लगाते ही हम, कई बार लगाते हैं ना, जैसे एक्स डॉट वाई लगाते ही है ना, तो उसका मतलब है उसका जो सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल गुणा होता है, ठीक है ना? तो ये डॉट अब अपनी अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, इसके अगल बगल क्या है उससे, ठीक है, क्लियर? तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं यहाँ पे भी डॉट लगा सकता हूँ, ये तो यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट माना जाएगा इसका, और यहाँ पे ये इसका स्केलर प्रोडक्ट माना जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो लेमडा इंटू वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, ये कहता है कि चाहे से आप ऐसे कर दो कि लेमडा को तो कर दो वेक्टर ए से गुणा, और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो किससे? बी से। दूसरा कहता है नहीं नहीं, आप ऐसे करो, वेक्टर ए को तो अलग खाली छोड़ दो, और लेमडा को गुणा कर दो वेक्टर वेक्टर को बी से, और फिर लेमडा को जो मल्टीप्लाई किया आपने वेक्टर बी से, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो इधर। ठीक है, समझ आई बात? ये तीनों चीजें सेम है भाई, पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो और फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दो, चाहे से वेक्टर ए का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर है उसका बी से डॉट प्रोडक्ट कर दो, चाहे से वेक्टर बी का स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दो और फिर वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कर दो, दे आर ऑल ऑफ देम आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसलिए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट में काम आएगी, बाकी आई कैन नॉट से कि इसमें कोई भी दिक्कत आई होगी किसी को, है ना? क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है, नोट हो गया। चलो अब अपन पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के बाद में आपको बताऊंगा कि इतनी देर से जो रामायण गा रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, मिलता क्या है उससे, ठीक है ना? उसके बाद बताएंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन समझाएंगे तो वो चीज समझ में आएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट सेटिंग डालिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर, ओवर लगाते हैं, ऑन टू लगाते हैं, देख लेता हूं, ऑन ए लाइन। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर लिख दो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। मैं स्ट्रेट अवे वही टॉपिक लिख रहा हूं जिस तरह के क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में और हमारे कोर्स में। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा, और जहां डाउट हो वहां पे पूछिएगा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
मुझे बताओ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करते हैं, कि लेटर से ये एक वेक्टर है, ठीक है जी, और ये एक दूसरा वेक्टर है। ओके, ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है। लेटर से कि ये तो है वेक्टर ए, ये तो है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर, ठीक है। इस पूरी चीज को मैं यहाँ ले आता हूँ क्योंकि इसके दो केस बनाएंगे अपन, है ना, तो दूसरा केस भी बगल में बना देंगे। ठीक है, अभी इस केस पे फोकस करते हैं। ठीक है, लेट अस से कि ये दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, या फिर यूं कहूं वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो उसका मतलब क्या है, पहले तो समझो उसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि आप वैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई। क्या मतलब है? परछाई। भाई एक कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ी समझने में तकलीफ हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आएगी। मतलब ऊपर से अगर मैं लाइट फोकस करूं उसके ऊपर, लाइट डालूं उसके ऊपर परपेंडिकुलर तरीके से, तो इस वेक्टर ए की कुछ परछाई गिरेगी वेक्टर बी पे। गिरेगी क्या? पता है कहां तक गिरेगी? इसके आगे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं ना, उसकी सीध तक गिरेगी, उसके आगे नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप वेक्टर ए की परछाई वेक्टर बी पे डालेंगे, तो अगर मैंने इस जो परपेंडिकुलर लाइन खींची है उसके आगे जा सकती है क्या वो परछाई? वो केवल इतनी सी रहेगी, इतनी सी रहेगी। इस परछाई को कहते हैं वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी। अर्थ समझ में आया? इस परछाई को कहते हैं। अच्छा, इस परछाई की लंबाई को कहते हैं, मतलब ये परछाई कितनी लंबी बनी, 10 सेंटीमीटर लंबी बनी, 5 सेंटीमीटर लंबी बनी, उस लंबाई को कहते हैं क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं सर इसको निकाले कैसे, इसको निकाले कैसे। तो यू कैन सी, मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? और लेट अस से कि ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, गिवन है, या एक बार के लिए मान लेते हैं है। तो मुझे बताओ यहाँ पर, यहाँ पर अब मुझे एक चीज बताओ, इसको भूल जाओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे थीटा ये है और ये कुछ भी गिवन है, लेट अस से ये एक्स गिवन है, तो मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस थिंग अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दिस थिंग को लेट अस से वाई मान लो, तो वाई अपॉन, तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आती है? एक्स कॉस थीटा। तो मैं इसकी जगह सीधे ही लिख देता हूं, भैया आप है ना एक्स कोस थीटा हो बोलो हो या नहीं हो? ठीक है। और इसकी लंबाई वैसे जरूरत नहीं है, पर चलो चर्चा कर रहे हैं तो इसकी भी बात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा? दिस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको वाई मान लो, तो वाई अपॉन एक्स, तो यहां से इस वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया आप है ना एक्स साइन थीटा हो। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो बेस तो होता है एक्स कॉस थीटा, मतलब वो जो भी हाइपोटेन्यूज, अगर एक्स गिवन है, अगर हाइपोटेन्यूज एक्स गिवन है तो बेस क्या होता है? एक्स कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर साइड क्या होती है? एक्स साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये परछाई जो है, अब यहाँ पे मेरे को हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, अगर ये वेक्टर ए है तो इस हाइपोटेन्यूज की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगी, होगी नहीं होगी? तो इस परछाई की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा होगी। यस और नो? होगी नहीं होगी? होगी ना। अब बात करते हैं कि सर कोस थीटा भी गिवन हो या थीटा भी गिवन हो, तो हम मैं प्रोजेक्शन 2 ही मिनट में निकाल देंगे। निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर तो देगा ना, वहां से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और फिर आपको थीटा भी गिवन होगा, तो थीटा गिवन होगा तो आप उससे क्या निकाल लेंगे? कॉस थीटा निकाल लेंगे और उसको गुणा कर देंगे और प्रोजेक्शन आ जाएगा। इजी। लेकिन अगर थीटा नहीं गिवन हो, थीटा नहीं गिवन होगा तो फिर वेक्टर बी देगा वो। भाई दोनों में से एक चीज देगा, या तो थीटा देगा या वेक्टर बी देगा। वेक्टर ए तो देना ही है, जिसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसको तो उसको देना ही है गिवन पॉइंट में। अब दूसरा गिवन पॉइंट या तो देगा वो थीटा, या फिर वो देगा वेक्टर बी।
तो अगर उसने थीटा स्ट्रेट अवे दे दिया तो ये गुणा कर दूंगा मैं, और स्ट्रेट अवे उसने नहीं दिया तो वेक्टर बी दे दिया, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालना किसको नहीं आता है, वे भी सीखा है। एंगल निकल गया तो थीटा आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये टेक्निक है मेरी, बट अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस याद नहीं कर सकते, तो अपन कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं यहाँ से और डायरेक्ट फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो लेट अस से कि इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन, है ना। क्या नाम दें, ये मान लो O है, ये है A और ये है मान लो B। ठीक है, तो मुझे बताओ हेयर हेयर, या ऊपर लिखता हूं मैं, कॉमन चीजें वो उधर भी काम करेंगी दूसरे केस में भी। हेयर लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, theta be the angle between vector A, be the angle between vector A and vector B। ठीक है, theta be the angle between vector A and vector B। so अब मुझे बताओ यहां से उसकी परछाई की लंबाई। प्रोजेक्शन का मतलब अगर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर की बात करें तो ए की परछाई बी पर कितनी लंबी पड़ रही है, उस लंबाई को उसकी प्रोजेक्शन कहेंगे। इज दिस क्लियर? तो अभी लंबाई जो है वेक्टर ए की परछाई की लंबाई कितनी हो रही है, ओबी डिस्टेंस जो है वही है ना, बोलो। ठीक है, तो यहां से मैं ओबी निकालने की कोशिश करता हूं। आप वेल एंड अंडरस्टूड समझ गए होंगे कि कॉस थीटा तो हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा तो हो जाएगा मेरा ओ ए, नहीं ओ बी अपॉन ओ ए, यस और नो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और थोड़ा सा देखें तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से ओ बी, यानी कि ओ बी को तो चलो ओ बी रहने दो, और ओ ए को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकता हूँ, ओ ए को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकता हूँ। तो ओबी की लंबाई क्या हो गई, ओबी की लंबाई हो गई, ओ बी की लंबाई हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और ये ओबी है ना, यही प्रोजेक्शन है, दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन। तो मैं नीचे लिख देता हूं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, on vector b is equal to magnitude of vector a into cos theta, where theta is the angle between vector a and vector b। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं, क्योंकि ये एक तरह का फॉर्मूला रेडी है मेरे पास, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन करने का एक तरह का फॉर्मूला रेडी है। पर इस एक तरह के फॉर्मूला में एक फीडबैक है कि इसमें थीटा पता होना चाहिए, तभी तो cos थीटा निकलेगा ना भाई। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर नहीं पता हो, तो जैसा कि मैंने कहा अगर नहीं पता होगा, ये पता नहीं होगा तो ये पता होगा, फिर वेक्टर बी की इंफॉर्मेशन देगा। तो दो तरीके हैं, या तो फिर वेक्टर बी की इंफॉर्मेशन है आपके पास तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाल लो। कैसे निकालते थे याद करो, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, याद है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके से ये cos थीटा निकाल लो, फिर पुटअप कर दो बाद में, कौन मना कर रहा है? ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। चलो, तो अब इसी चीज को मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, इसी चीज को मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, तो आई विल गेट लाइक दिस, और लगा रहा हूं, और वी कैन से, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एज इट इज, cos थीटा को एक्सपैंड करो जरा, अभी अभी हम जान करके आए हैं, ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा वो। ठीक है, अब यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कट गया, काट नहीं रहा हूं ताकि आपको कंजेस्टेड ना लगे, बट कट गया। कट गया तो एक्चुअली बचा क्या,
ऊपर तो बच गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या बच गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि यहां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होता है, बी कैप। क्या होता है, बी कैप, दैट इज इट। ये प्रोजेक्शन का नया फॉर्मूला। अगर ए का बी पे प्रोजेक्शन चाहिए तो ए डॉट बी कैप, बी का ए पे चाहिए तो बी डॉट ए कैप। जिस पर चाहिए उसका तो कैप ले लो, जिसका चाहिए उसका पूरा वेक्टर ले लो, और दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब थीटा गिवन ही हो, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन हो आपको और थीटा गिवन नहीं हो। और अगर थीटा ही गिवन हो तो सीधे वो वाला काम करेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कॉस थीटा से गुणा कर देंगे। इज दिस क्लियर? प्रोजेक्शन समझ में आया सबको? और निकालते कैसे हैं समझ में आया? क्या होता है प्रोजेक्शन बताओ? परछाई। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन का मतलब हो जाएगा कि वेक्टर ए की परछाई वेक्टर बी पे कितनी लंबी पड़ रही है, लेंथ ऑफ दैट परछाई इज नॉन एज प्रोजेक्शन। निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, और अगर थीटा ही ना गिवन हो तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी कैप। ठीक है, ये ए का बी पर है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ऑन वेक्टर बी है ये। या तो कम आएगा या बराबर आएगा, बड़ा नहीं हो सकता। परछाई कभी भी बड़ी नहीं हो सकती ना, ऊपर से पड़ रही है, जब परपेंडिकुलरली पड़ रही है तो परछाई कभी बड़ी नहीं होगी, या तो बराबर होगी। वो थीटा पे डिपेंड करेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा क्या है। लेट अस से कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो परछाई क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी उसके, है ना। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। दिस इज सेकेंड फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी। इसको कर देते हैं ब्रैकेट में पैक। ठीक है जी। अब फटाफट से ज्योमेट्रिक मीनिंग पे चलने से पहले इसका सेकंड केस देख लेते हैं कि बी का ए पे पूछे इसी फिगर में। इसी फिगर में अगर बी का ए पर पूछे तो क्या करेंगे। तो ये तो केस था किसका, ये केस था आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, अब उसमें सारी डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसमें सीधा फॉर्मूला लिखने वाला हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब उल्टा कर देते हैं, बी का ए पे कर देते हैं और फिगर विगर सब यही सेम, कोई चेंजेस नहीं। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ये बन गया मेरा सेकंड केस। ठीक है भाई, टेक्निक है हमारे पास। ये लो क्लोन कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो दिस इज सेकंड केस। थोड़ा सा ऊपर ले लो, कॉपी में कैसे आएगा? ओके ठीक है, बस इसको चेंज कर देते हैं, ए को बी ऑन ए कर देते हैं ना, बी ऑन ए, और फिगर सेम ही रखते हैं। क्योंकि अगर फिगर बदल दूंगा मैं तो फिर तो वही केस हो जाएगा। कोई कहे सर बी ऑन ए कर रहे हो ना, तो इसको ए कर दो, उसको बी कर दो। तो फिर बताओ, फिर केस ही क्या बदला मैंने? अगर मैं इसको ए कर दूं, उसको बी कर दूं और बी ऑन ए करूं तो फिर तो वही बात हो गई ना। फिगर ये रख के बी ऑन ए का मतलब समझे, समझ में आई बात? फिगर यही रख के अब बी का ए पे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना साहब ऊपर से ही परछाई पड़े, यहाँ से भी तो पड़ सकती है। अब बी का ए पे परछाई बताओ ना कितनी लंबी पड़ेगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब वेक्टर बी की परछाई वेक्टर ए पे देखते हैं। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब वेक्टर बी लेटर से इतना बड़ा था, कितना बड़ा था, इतना बड़ा। ठीक है,
उसकी परछाई ए पे पड़ेगी। तो जैसे मैंने इस ए जो ओ ए पॉइंट था इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब किससे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर? इसके लास्ट पॉइंट से। अब इसका लास्ट पॉइंट कुछ कंसीडर कर लो, लेटर से। अब ये हटा दो, ये एक काम करो, ये परपेंडिकुलर ही हटा दो, क्योंकि इसकी बात ही नहीं कर रहे। अब तो अपन उसकी बात कर रहे हैं कि इसकी परछाई उस पर किसके उस पर कैसे पड़ेगी। तो आप समझ पा रहे हो कि इस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर इसके एक्सटेंशन पे ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर इसके एक्सटेंशन पे ड्रॉ होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब हो जाएगा ड्रॉ, है ना। और यहां से लेटस से कि ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ए था मेरा, बट उसको एक्सटेंड करना पड़ा, और ये है मेरा बी। फाइन। और अब वो एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट डालना पड़ेगा सी। तो अब वेक्टर बी का वेक्टर ए पे आपको प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है क्या? कौन सी लेंथ होगी वो प्रोजेक्शन? कौन सी लेंथ होगी? ओ सी। वेरी गुड, ओ सी। भाई वेक्टर बी की परछाई वेक्टर ए पे पूरी नहीं आ पा रही क्योंकि वेक्टर ए छोटा है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो इस केस में परछाई क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस वेक्टर बी की परछाई इस पे क्या आ जाएगी? बड़ी। फॉर्मूला फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला मैं ज्योमेट्रिकली मैं बताना चाह रहा था कि बी की भी ए पर आप परछाई डाल सकते हैं। तो ये अब पूरा डेरिवेशन नहीं लिखूंगा मैं, सीधा सीधा लिख देता हूं। हेयर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज, या तो मैं लिख दूं हेयर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए is given by what? is given by OC, राइट। और OC की लंबाई क्या होगी? OC की लंबाई क्या होगी? ये हो जाएगी वेक्टर बी कॉस थीटा, राइट। वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, वेक्टर बी कॉस थीटा हो जाएगी। और अगर उस फॉर्म में लेके जाएं कि अगर थीटा ही नहीं पता है तो ठीक है। और अगर उस फॉर्म में लेके जाएं कि थीटा ही नहीं पता है तो मैं नीचे वो जो ये सारा डेरिवेशन अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यस यस यस, ऑब्वियसली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, सही कह रहे हो। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू कॉस थीटा। जैसे वहां पे वेक्टर का ए का जिसका आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, बी का प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम। जैसे ए का बी पे कर रहे थे तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम का कॉस थीटा। ठीक है। और सेकंड केस अगर अपन को थीटा नहीं गिवन हो तो वी कैन से कि क्या हो जाएगा फिर उस केस में ओसी। उस केस में ओसी हो जाएगा कि अगर आप बी का ए पे कर रहे हो तो वेक्टर बी डॉट ए कैप हो जाएगा आपकी बात। क्या हो जाएगा? वेक्टर बी डॉट ए कैप। दिस विल बी द सेकंड फॉर्मूला। हाँ, बेस ओसी है तभी तो उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो। कोस थीटा वहां पे एस्टेब्लिश करो, अगर ये थीटा है तो बोलो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ओबी है, हाइपोटेन्यूस क्या है? ओबी। और बेस क्या है? ओसी। अगर ये थीटा है तो ओसी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ओबी इंटू कॉस थीटा। और ओबी क्या है? ओबी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट? ओसी की लंबाई चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? ओसी की लंबाई। ओसी क्या है? ओसी बी का ए पर प्रोजेक्शन है। इज दिस क्लियर? सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है। अब ये जब हमने प्रोजेक्शन कंप्लीट कर लिया है, समझ में आया ना? ए का बी पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप, बी का ए पे प्रोजेक्शन बी डॉट ए कैप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग
हो सकता है कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन हो ज्योमेट्रिक मीनिंग, या गिवन हो तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से गिवन हो, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूँ। ये इसको समझ लो बस, यही डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हो सकता है ये हेडिंग ही, ये टॉपिक ही ना हो उसमें, लेकिन क्या होता है कि जब मतलब ही नहीं पता ना, तो चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है कि चीजें रटनी है ना। अभी तक आपने सब कुछ सीख लिया, दैट इज फाइन, बट डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं पता, सर मिल क्या रहा है डॉट प्रोडक्ट से, क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सुनना ध्यान से। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमको, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमको उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट देता है। क्या कहा मैंने? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमको उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट देता है, बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। क्या कहा मैंने? बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। भाई दो वेक्टर्स हैं आपके पास, पहला काम करें दोनों की डायरेक्शन सेम करें। सर सेम कैसे करें? या तो ए वेक्टर की डायरेक्शन बी पे देखें या बी वेक्टर की डायरेक्शन ए पे देखें, ये सेम करने का तरीका हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। और डायरेक्शन सेम हो गई ना एक बार, अब इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, मैंने आपको कहा चलो वेक्टर भूल जाओ, मैं एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूं, ये लाइन सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर की, और इसी के ऊपर एक कोलिनियर लाइन सेगमेंट है मान लो 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैंने कहा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आप क्या कर दोगे, 3 गुणा 5, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन, जो 15 सेंटीमीटर की लाइन इसी डायरेक्शन में लंबी सी, वो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। वो इसका क्या होगा? अब वेक्टर की बात करते हैं, लेट अस से कि ये तो है वेक्टर ए और ये है वेक्टर, यहां से लेके यहां तक तो है वेक्टर ए, और यहां से लेके यहां तक जो ये पूरा आ रहा है दैट इज वेक्टर बी, यहां से लेके यहां तक ये आ रहा है वेक्टर बी। तो मैंने कहा ना कि अगर वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी करो, तो मैं कर तो रहा हूं, फॉर्मूला तो है, मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, इनके मैग्नीट्यूडों का प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इनके मैग्नीट्यूडों का प्रोडक्ट मिल रहा है, बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। तो अभी तो डायरेक्शन सेम है, अभी तो रखी रखाई डायरेक्शन सेम है ना, तो अभी तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, लेकिन सर कल को डायरेक्शन सेम ना हो, और ऑब्वियसली सेम होती कहां है, सेम नहीं होती है ना। तो सेम करने का तरीका है आपके पास, क्या तरीका है, क्या तरीका है? फ्री वेक्टर से डायरेक्शन सेम नहीं हो पाएगी। सुनो, अगर वो तो कोलिनियर होती तो होती, देखो लेट अस सपोज ये वेक्टर ए है, लेट अस सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आप इसको कैसे भी पैरेलली तो डिस्प्लेस करोगे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसको नीचे ले आओ, देखो करके दिखा देते हैं। लेट अस से कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, अब आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये है वेक्टर बी, अब आप पैरेलली डिस्प्लेस करोगे, देखो मैं पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो आप ज्यादा ज्यादा ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, अभी भी डायरेक्शन सेम हुई क्या इसकी? नहीं हुई ना। ऐसे तो नहीं कि इसकी ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन ही बदल दोगे, वो तो गलत होगा ना, वो तो वेक्टर के साथ खिलवाड़ करना होगा। वेक्टर के पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन, वो थोड़ा ना बदल सकते हो आप उसकी। तो फिर कैसे करें, तो फिर कैसे करें, तो फिर कैसे करेंगे, अभी अभी बताया ना, उसका प्रोजेक्शन ले लो उसके ऊपर, उसका, अरे इसका प्रोजेक्शन भी तो पड़ रहा होगा इस वेक्टर पे, यहां से लेके यहां तक पड़ रहा है, इस प्रोजेक्शन को गुणा कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। प्रोजेक्शन एक लंबाई है, प्रोजेक्शन एक लंबाई है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से उसको गुणा कर दो, उसकी लंबाई को मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से गुणा कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन दिस केस। एंड इफ द डायरेक्शन इज ऑलरेडी सेम, अगर डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है, लेट अस से कि ये डायरेक्शन पहले इसकी डायरेक्शन के साथ ही थी, सेम डायरेक्शन थी दोनों की, तो बस इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड को गुणा करो, खत्म, यही डॉट प्रोडक्ट है। समझ में आया? तो मैं एक ही लाइन में खत्म कर रहा हूं सब। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखिए, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट of two vectors
of two vectors geometrically means the product of their magnitudes, but after making their direction same, मेकिंग वर्ड भी लिख सकता हूँ, प्रोजेक्टिंग वर्ड भी लिख सकता हूँ। प्रोजेक्ट करूंगा फिर अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो भाई डायरेक्शन सेम कर तो नहीं सकते हो आप, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट उसका प्रोजेक्शन ले सकते हो ना। बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम, आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। क्लियर है यहां तक? बोलो। ठीक है, तो अब देखो, अब ले लो, मान लो कि ऑलरेडी अगर डायरेक्शन सेम है, मान लो अगर ऑलरेडी डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन सेम है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, फाइन, ठीक है। लेट अस से कि ये तो है वेक्टर ए, ऊपर लिख देता हूं, और ये नीचे वाला है पूरा वेक्टर बी। तो इस केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहोगे, डायरेक्शन तो सेम है ही सही, बस सीधे सीधे मैग्नीट्यूड को गुणा कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू, यही इनका डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा जब ऑलरेडी डायरेक्शन सेम है तो, और नहीं है तो फिर प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि हमने जो फॉर्मूला सीखा है ये चीज उसको जस्टिफाई करती है कि, ध्यान से सोचना, हमने क्या फॉर्मूला सीखा था बताना बच्चों, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इस केस में थीटा क्या है, 0, और जीरो के कॉस 0 क्या होता है, तो ये चीज आ रही है। तो जो चीज मैं ज्योमेट्रिकली कह रहा हूं वो हमारे फॉर्मूला को भी जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब इन केस डायरेक्शन सेम नहीं है तो केस नंबर 2 इधर ले लेते हैं, कर देते हैं कॉपी पेस्ट, और उसी केस में से करके बताते हैं। देखो, अब हमारे पास क्या हुआ कि डायरेक्शन सेम नहीं निकली इन केस, जैसे ये वेक्टर बी था ना, ये देखो देखो, अब स्क्रीन पे देखना सब लोग, ये जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन सेम नहीं निकलेगी, देखो इसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे उतना ही था जितना वेक्टर ए है, देख रहे हो, जैसे जैसे ये ऊपर होगा प्रोजेक्शन छोटा होता जाएगा। देखो देखो, अभी मैंने इतना कर दिया तो इमेजिन करो प्रोजेक्शन इतना ही रह गया, ठीक है, परछाई इतनी रह गई। ये लो थोड़ी सी और बड़ी कर दूं, मतलब थोड़ा सा और ऊपर कर दूं इसको मैं, प्रोजेक्शन छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। परपेंडिकुलर के केस में प्रोजेक्शन 0, परपेंडिकुलर के केस में प्रोजेक्शन 0, डॉट प्रोडक्ट भी 0, डॉट प्रोडक्ट भी 0, ये तो सीखा है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग। लो इतना करके छोड़ देते हैं, अब इस केस में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वही प्रोजेक्शन से निकालेंगे। भाई आपने डायरेक्शन सेम करनी है ना, तो डायरेक्शन सेम करने का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्शन लेकर अपन ले सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर ए की क्या औकात है। देखो वेक्टर ए तो इस साइड जा रहा है, वेक्टर ए तो इस साइड जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम करनी है ना, तो इस डायरेक्शन में भी वेक्टर ए की कुछ हैसियत होगी, वो हैसियत केवल इतनी सी है, वो हैसियत केवल इतनी सी है। अब इतने से मैग्नीट्यूड को करो बी से मल्टीप्लाई, जैसे आप पूरे ए के मैग्नीट्यूड को पहले बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस केस में आप इस ए के मैग्नीट्यूड को बी से नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपने प्रोजेक्शन ले लिया, अब इसकी इस वेक्टर बी पे हैसियत इतनी सी है, इसके मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज इट, समझ आया, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम नहीं है, उतना से मल्टीप्लाई करना है जो सेम डायरेक्शन में, जो जितना सेम डायरेक्शन में जा रहा है उतना से मल्टीप्लाई करो उसका, और जितना सेम डायरेक्शन में जा रहा है उसको क्या कहते हो, उसको क्या कहते हो ज्योमेट्रिकली, प्रोजेक्शन, यानी उसके प्रोजेक्शन को आपको वेक्टर बी से गुणा करना है। सी, तो अगर ये वेक्टर ए हो गया लेटस से, तो ये चीज जो होगी, जो ये चीज होगी वो प्रोजेक्शन माना जाएगा, बोलो, ये चीज जो होगी उसको क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्शन। अब इस केस में देखो, अगर मेरे को ए डॉट बी करना है तो आपको मैंने क्या कहा था, अब आप वेक्टर ए को नहीं कर सकते, अब आप वेक्टर ए के प्रोजेक्शन को कर सकते हो, ठीक है। और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, बोलो। देखो मैं लिख देता हूं प्रोजेक्शन, इसको मैं अब क्या करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से, राइट। अब पूरे वेक्टर ए को नहीं करूंगा, प्रोजेक्शन को करूंगा। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी अभी अभी बताया मैंने, इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट बी कैप, यस और नो, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। अब मुझे ये चीज बता दीजिए कि यहां पर इसको कन्वर्ट करो, बी कैप का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन, लेकिन मेरे को उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है ना, किसकी जगह, वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। हाँ फिर आप ऐसे करो ना, सही कह रही है। देखो देखो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए मेरे को उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है ना, जो हमारा ए डॉट बी का फॉर्मूला था। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, और बगल में क्या रख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, डॉट डॉट लगा देता हूं। अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, ये बन गया आपका ए डॉट बी का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन से ही बना हुआ है। अब जब चैप्टर मतलब टॉपिक स्टार्ट किया था तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, भाई बेटा ये होता है। अब बता दिया कि क्यों होता है, क्योंकि अगर पहले बता देता क्यों होता है तो सब ऊपर से जाता, और बुक में तो बताया ही नहीं हुआ है कि क्यों होता है बुक में तो डेफिनेशन ही देती भाई ये होता है भैया, पर क्यों होता है ऐसा कहीं बुक में बताया नहीं गया। इसीलिए इस टॉपिक में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये हुआ क्यों और इसका मतलब क्या है। इज दिस क्लियर, ठीक है चलो। इस प्रोजेक्शन को मैं करूंगा वेक्टर बी से, ठीक है। अभी चले नेक्स्ट। अब हमारे पास इस टॉपिक में, इस वाले डॉट प्रोडक्ट में केवल दो चीजें बचती हैं, एक है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और एक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं बचता है जितना मेरे को ध्यान है, फिर भी आप देख लेना। चलो तो नेक्स्ट लिखते हैं, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिंग डालो, टू इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, टू इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज two important inequalities relevant to scalar और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आपके एनसीईआरटी में एज एग्जांपल्स दिया हुआ है उनको, है ना। अब एग्जांपल्स देते हैं तो शायद लगता है कि सर ये शायद अनइम्पॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आया है कई बार, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के ऊपर और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर। शुरू करें तो पहली चीज है कॉशी, CAUCHY, कॉशी, SCH वार्ट्स, WARTZ। देखना स्पेलिंग यही क्या, ये नाम उनके जिन्होंने ये डेवलप करी उस पर पढ़ रहा है। दो दोस्त होंगे कॉशी और स्वार्ट्स, जिन्होंने मिलके इस इनइक्वालिटी को डेवलप किया, ठीक है। जैसे मान लो कल को जनक और प्रगति मिलके कुछ डेवलप करें, तो जनक प्रगति इनइक्वालिटी नाम रख सकते हैं ना उसका, हु नोस, ठीक है ठीक है। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी शुरू करें। ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, मतलब ये कहना क्या चाहता है, पहले तो वो करते हैं और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि वो प्रूव कैसे होगा, प्रूफ भी देखेंगे अपन उसका, ठीक है। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये कहती है, क्या कहती है, ये कहती है कि अगर ए डॉट बी, ए डॉट बी ऑलरेडी एक नंबर है, क्या है, इसका मॉडुलस ले लिया जाए, मतलब अगर ये नंबर बाय द वे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया जाए, केवल पॉजिटिव ही नंबर लिया जाए, तो ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये वैल्यू आएगी ना, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बस कहना तो ये यही चाहता है। अब कहा कैसे इसने वो अपने को समझना है। क्या कहना चाहता है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है। अब एक चीज समझना बच्चों, इस स्टेटमेंट के अंदर ये वाले साइन तो मॉडुलस को बयां कर रहे हैं और ये चार साइन मैग्नीट्यूड को बयां कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? एंड द फैक्ट इज वेरी क्लियर कि वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होता है, नंबर का कौन सा मैग्नीट्यूड होता है? तो नंबर है ना भाई। ए डॉट बी इज ऑलरेडी ए नंबर, तो नंबर के आगे अगर ऐसा डब्बा लगा दो, जैसे मैंने -3 के आगे डब्बा लगा दिया, तो इसका मतलब क्या मॉडुलस होगा या मैग्नीट्यूड होगा? भाई नंबर के आगे तो इस डब्बे का मतलब मॉडुलस होता है, वेक्टर के आगे इस डब्बे का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। फाइन, क्लियर है? तो ये कहना चाहता है कि ए डॉट बी ऑलरेडी जो एक नंबर है उसका केवल मॉडुलस पार्ट अगर अपन कंसीडर करें, यानी उसकी पॉजिटिव साइड कंसीडर करें, तो वो पॉजिटिव साइड हर हाल में मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती कभी भी। इज दिस क्लियर? हाँ, उसका डॉट प्रोडक्ट मान रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट नंबर ही तो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? नंबर होता है। यहाँ पे कुछ नंबर आएगा 10, 20, 30, -30 कुछ भी निकल के आएगा, उसकी केवल पॉजिटिव साइड माने, मॉडुलस लगा दिया मैंने। तो अब जो पॉजिटिव साइड आएगी ना, ये जितनी पॉजिटिव साइड आएगी, ये या तो इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए का और बी का, उनको गुणा कर दो, तो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से या तो छोटी आएगी या फिर क्या आएगी, बराबर आ सकती है, बड़ी नहीं आ सकती। क्लियर है क्या सभी को? अब करते हैं इसको प्रूव कि सर इसको प्रूव कैसे करें। ये तो है असल बात, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रूव कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, सो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू प्रूव दैट। शुरू करें प्रूव करना। तो अब ये देखो प्रूफ सेक्शन है, यहां से प्रूफ सेक्शन है। जो जो चीज मैं पूछता जाऊं मुझे बस बताए जाना, चलते फिरते यूं ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे आप इतना बताओ कि ए डॉट बी क्या होता है। सबसे पहले दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? यस यस, इनटू एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये होता है बाय फॉर्मूला। ओके, अब अगर आपके पास दो साइड है यहाँ पे, एलएचएस और आरएचएस, तो अगर आप एलएचएस और आरएचएस इस इक्वेशन में अगर आप टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स लेना चाहें, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? मॉडुलस। तो ये एक नंबर है, इसका मॉडुलस लग जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक नंबर है जो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है जो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मैं टोटल का मॉडुलस लेना चाह रहा हूं इस तरीके से। तो टोटल का मॉडुलस लेने का मतलब ये होगा कि इसका तो क्या ही लेना, पॉजिटिव है, मेन बात है किसका लेना, cos थीटा का मॉडुलस लेना। इज दिस क्लियर? तो मैं एक चीज लिखता हूं नीचे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। साफ साफ लिखना कि आप मॉडुलस ले रहे हो, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि कब तो मॉडुलस की बात कर रहा है और कब मैग्नीट्यूड। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, वी गेट तो यहां तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मॉडुलस। अब देखो, आप ध्यान से देखो, आपकी एलएचएस तो प्रूव हो चुकी है, एलएचएस में तो यही है ना इनइक्वालिटी में। अब आपको आरएचएस में फेरबदल करनी है। इक्वल टू, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है तो एज इट इज लिख दो, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी पॉजिटिव, एंड कॉस थीटा के आगे क्या लगा दो, मॉडुलस। कॉस थीटा के आगे क्या लगा दो बच्चों, मॉडुलस लगा दो। यहां तो कोई डाउट? नो सर। अब एक काम करो, अगली स्टेप में इन दोनों को उठा के इसके नीचे ले आओ, ले आओ। तो ले आएंगे, ये तो सिंपल मतलब अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो इधर न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, क्या है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मॉडुलस है, और डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बार बार कह रहा हूं मैं, उधर तो मॉडुलस है इधर मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ पे भी मॉडुलस है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मत मान लेना, cos थीटा इज ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, cos थीटा तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होता है, बैक वैल्यू तो होती है,
तो यहाँ पे cos थीटा के अगल बगल मॉडुलस लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब cos थीटा की चर्चा करूंगा मैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है क्या कोई दिक्कत? मुझे बताओ कि cos थीटा जो है, यहां लिख देता हूं, वी नो दैट, मुझे एक चीज बताओ, जो cos थीटा है उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या रेंज होती है उसकी? -1 से 1 के बीच में। इज दिस क्लियर? cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर इस cos थीटा का मैं मॉडुलस ले रहा हूं तो उस वैल्यू को मैं कहां से कहां वेरी करवा सकता हूं? 0 से 1 ऑब्वियसली अब नेगेटिव नहीं हो सकती ना, और 1 से छोटी तो पहले ही थी। यस और नो? अब उधर क्या लिखा हुआ है? मॉडुलस ऑफ cos थीटा। इधर क्या लिखा हुआ है? तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करेगी, या यूं कहूं 1 से छोटी होगी। यस और नो? तो अगली स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन, जो ये साइड में मैंने इलस्ट्रेशन किया, cos थीटा के मॉडुलस की वैल्यू के बारे में सोचा मैंने, तो मुझे पता चला कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जो होगा इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। इज दिस क्लियर? अब वापस गुणा करा दो और बात खत्म। 1 से गुणा करा दो डिनोमिनेटर को। भाई आप पहले यहां से यहां लेके आए ना, यहां से यहां ला सकते हो, तो वापस नहीं भेज सकते क्या? वापस भेज दो और प्रूव हो गई आपकी कॉशी-श्वार्ट्ज इक्वालिटी। implies वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का जो मॉडुलस वाला पार्ट है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मल्टीप्लाइड बाय वर्ड बोल दिया करो। जब आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो तब तो क्या कह दो? मल्टीप्लाइड बाय। और जब एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो फिर डॉट बोल दो, डॉट। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। सेकंड इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, उसमें सेकंड है ट्रायंगल। ओके, इसको चाहो तो ब्रैकेट में पैक कर दो, ये फाइनली प्रूव हुआ है इसलिए। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सरसाइज। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अब सिमिलरली वही पहले की तरह, पहले तो बता देता हूं कि है क्या, और फिर प्रूफ सेक्शन, बिकॉज प्रूफ सेक्शन आपके एग्जाम्पल में उन्होंने करके दिखाया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल में नहीं करके दिखाता तो फिर बस ये पूछता भी होता क्या है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ये ऐसा कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ना, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड का सम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये बोलने में आसान लग रहा है, उससे कौशी से थोड़ा सा आसान लग रहा है। मैं कौशी में तो कुछ कुछ भी सोच लिया उसने, पता नहीं क्या क्या। भाई इसमें जो चीज बोल रहा है वो थोड़ी सी रेलेवेंट लग रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ऐसा तो होता ही होगा और हमको जानना भी चाहिए कि होगा कैसे होगा। लेट अस से कि मेरे पास ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और ये है मेरे पास वेक्टर ए, और ये है मेरे पास वेक्टर बी। इनिशियल पॉइंट और उसको कोलाइड कर दिया, तो मेरे पास ट्राइंगल लो क्या कहेगा कि ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, हो जाएगा। अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, होगा ना। अब ये जो रास्ता होगा ये तो इन दोनों के जोड़ से छोटा ही होगा,
या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, बड़ा कैसे हो सकता है? यही तो कह रहा है वो भाई, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग मैग्नीट्यूड करके जोड़ोगे तो या तो बराबर होगा। भाई आप सपोज करो जनक स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हर हाउस टू प्रगति हाउस, और प्रगति से फिर वो प्रियांशी के घर गई, तो अगर उसके पास घर से सीधा रास्ता जाएगा तो सीधे रास्ते से कम देर में ही पहुंचेगी, कम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी। या ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर ये कोलिनियर हुए, एक ही लाइन में हुए, तो उस केस में ये बराबर हो जाएगा, उस केस में बराबर, पर कभी भी बड़ा हो सकता है क्या? In any case, it cannot be greater than a plus b के मैग्नीट्यूड का सम। This is triangle inequality. This is triangle inequality. समझ आया? ठीक है ना? अब इसको प्रूव कैसे करें? ये तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ था भाई, ऐसे लिख के थोड़ा आ सकते हैं कि जनक का घर यहाँ है और प्रगति का घर वहां है। प्रूव करने के लिए कहेगा तो कुछ ज्योमेट्रिकली, सॉरी अल्जेब्रिकली प्रूव करना होगा। ये तो है ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ज्योमेट्रिकली इसको कैसे प्रूव, सॉरी अल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करें। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेटा, एग्जाम्पल नंबर देखो दिया हुआ है, तभी तो करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19, फॉर एनी टू वेक्टर्स वी ऑलवेज हैव दिस इज कॉल्ड कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। ये प्रूव करने के लिए कह रहा है आपको। और एग्जाम्पल 20, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी, प्रूव करने के लिए कह रहा है। प्रूव करवाया है उसने, तभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का प्रूव तो आ सकता है, बाकियों का कह नहीं सकते। अभी जो मैंने ज्योमेट्रिक मीनिंग बताया वेक्टर्स का, प्रोजेक्शन वाला, वो नहीं आएगा, वो तो आपको निकालना आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अब आपको ये प्रूव करना है। इसको पहले मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं, ये मेन बात है इस मुद्दे का, ये मेन चर्चा है कि ये होता है और ये क्यों होता है, अब अपन बात करेंगे। ठीक है जी, हमने कल सीखा था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। कोई बताएगा क्या होता है? जैसे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्या होता है? किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो मैं ऐसे ही भाई प्रूव करना है, प्रूव कैसे करते हैं अपन, कुछ भी करना स्टार्ट कर देता हूं एक बार में, है ना। तो मैं वेक्टर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं वेक्टर ए प्लस बी से ही। मैं वेक्टर ए प्लस बी का, देखो वी नो दैट वेक्टर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस बी के साथ क्या होता है? इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो गया और इसका क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। अच्छा ये मत लिख देना कभी भी, ये लिखना ही गलत है, कल को भावनाओं में ज्यादा बह जाओ। और इसको ऐसे लिख दो वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर। भाई कोई वैल्यू थोड़ी ना कि होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज नॉट ए वैल्यू। इधर तो ये मॉडुलस लग गया तो ये वैल्यू हो गई, तो अब होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बाकी एलएचएस में तो डॉट प्रोडक्ट को अलग अलग ही ऐसे लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या? ठीक है, अब जो चीज मुझे प्रूव करने के लिए वो कह रहा है, उसमें मेरा जो एलएचएस है वो आरएचएस से मैच कर रहा है। कर रहा है? कर रहा है क्या? जो प्रूव करने के लिए कह रहा है, जरा गौर फरमाओ, क्या प्रूव करना है आपको? क्या प्रूव करना है इसमें? वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हालांकि इधर स्क्वायर है बट थोड़ा आरएचएस से मैच कर रहा है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करके लिख दूं एक बार के लिए, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूं तो मैं इसको फ्लिप करके लिख देता हूं। और वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, क्योंकि उसमें वो एलएचएस में है ना, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, उसको हम एलएचएस में रख देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट करना कल मैंने बताया था, इस तरीके का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो अलग अलग डॉट प्रोडक्ट में करता हूं। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, वेक्टर ए का वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट अभी अभी बताया, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, अच्छा प्लस लगा दिया मैंने गलती से, ये डॉट है यहाँ पे, ये बी डॉट ए है। हाँ, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं है भाई, कॉम्यूटेटिव होता है ना डॉट प्रोडक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर वेक्टर बी और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का
स्क्वायर। भाई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर्स के साथ खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, दैट इज इट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनिए, अब सुनिए जरा, अभी अभी क्या सीखा आपने? कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो अभी अपने कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या सीखा कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, अगर मैं इसका क्या निकाल दूं, सॉरी मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है, अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल दूं तो किससे छोटा होता है वो? किससे छोटा होता है? अलग अलग। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो चीज है, ये जो चीज है ये किससे छोटी होगी? ये चीज, अच्छा चलो एक मिनट सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैंने कोई वेक्टर लिख दिया, लेट अस से, एक मिनट रुको, एक मिनट, ए डॉट बी है हमारे पास, ए डॉट बी एक नंबर है, हाँ जी अब सुनो, ए डॉट बी एक नंबर है, ए डॉट बी क्या है? एक, और कोई भी नंबर, लेट अस से मैं एक्स ले लूं एक नंबर, कोई भी नंबर अपने मॉडुलस से छोटा या बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने नंबर ले लिया -5 और इधर ले लिया -5 का मॉडुलस, बोलो छोटा या बराबर होगा? बड़ा हो सकता है क्या कभी भी? और ले लो, जैसे 10 ले लो, तो 10 जो है मॉडुलस 10 से भी छोटा है बराबर ही होगा, बराबर है ना इस केस में, या तो बराबर है या छोटा है। भाई उस केस में तो छोटा हो रहा है -5, इसका आंसर 5 है, तो -5 5 से छोटा हो रहा है, इस केस में इसका आंसर 10 है। तो एनी नंबर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मॉडुलस, एनी नंबर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मॉडुलस। तो क्योंकि ये एक नंबर है, क्योंकि ये एक नंबर है, तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू इट्स मॉडुलस, यस और नो? होगा। तो ये जो पूरी चीज लिखी है मैंने, ये जो मैंने पूरी चीज लिखी है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, इसको छेड़ो ही मत भाई, दो क्वांटिटीज को तो छेड़ो ही मत, इसकी जगह ए डॉट बी का मॉडुलस कर दो और उसको भी छेड़ो ही मत। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और नहीं आई तो बताओ इसमें कौन सी बात खटक रही है कि सर ये कैसे हुआ? प्लस बी का, देखो ये जो पूरी चीज है और ये जो पूरी चीज है, इसमें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये चीज जो होती है इससे छोटी होती है या बराबर होती है, और दो एलिमेंट सेम है, तो ये पूरी चीज इस पूरी चीज से छोटी या बराबर होगी। भाई इधर देखो, इधर है ए बी सी की एक टीम है, इधर पी क्यू आर की एक टीम है, लेटस से, ठीक है। मान लो ए एग्जैक्टली पी के बराबर है और बी एग्जैक्टली क्यू के बराबर है, तो इस टीम में से और इस टीम में से स्ट्रॉन्ग कौन है? अब सी और आर पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने कह दिया कि इंडिविजुअली जो सी प्लेयर है ना वो आर प्लेयर से कम पावरफुल है, तो ये टोटल टीम इस पूरी टोटल टीम से कम पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि बाकी के दो प्लेयर्स तो सेम है ना। तो सिमिलरली ये तो मैंने सेम ही लिखा ना, बदला ही नहीं, सेम प्लेयर सेम प्लेयर, और उसके बारे में मुझे पता है कि ये अपने मॉडुलस से छोटा या बराबर होता है, तो ये एज ए टीम ये इस पूरी टीम से छोटी या बराबर हो गई, यस और नो? हो गई क्या? बोलो प्रियांशी विजय। सामने जगह नहीं थी ना इसलिए नीचे लिखा है, अंडरस्टूड है। हाँ देखो इसकी वैल्यू लिखी है मैंने, तो इसकी वैल्यू लिखी है, ये इसकी वैल्यू इस वैल्यू से छोटी या बराबर है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? उस चीज की वैल्यू उससे छोटी या बराबर हो गई, ठीक है। आप देखो मुझे एक चीज बताओ, इसके ऊपर क्या हुआ उसको भूल जाओ, केवल इस पे फोकस करो। ये जो चीज है इससे छोटी या बराबर होगी, होगी। अब इस चीज की वैल्यू क्या है? इस चीज की वैल्यू क्या है? जो एलएचएस में रखा हुआ है, तो मैं इसको हटा के वो एलएचएस वाली चीज लिख सकता हूँ जो भी रखा हुआ है, तो उस चीज की वैल्यू उससे छोटी या बराबर हो गई। लेकिन अभी नहीं रखूंगा, अभी एक बार एक स्टेप में और करूंगा, फिर लास्ट में रखूंगा, ठीक है। यहां तक आ गए आप? यहां तक आ गए? अब मुझे बताओ ये वैल्यू किससे छोटी या बराबर होगी? कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा दीजिए। ए डॉट बी का मॉडुलस उसके मैग्नीट्यूड से छोटा या बराबर होता है,
तो अगेन वही दो प्लेयर्स मैंने सेम रखा, तो अगेन ये पूरी टीम अब किस टीम से छोटी है, ये पूरी टीम, इसको बदला ही नहीं मैंने, ये 2 एज इट इज, और इसको मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब सुनिए, ये टीम इस टीम से कम पावरफुल है और ये टीम इस टीम से कम पावरफुल है, क्योंकि इसमें भी वही कारण है भाई, क्यों कम पावरफुल है, ये प्लेयर सेम है, ये प्लेयर सेम है और इसकी वैल्यू उससे छोटी या बराबर होती है। अभी अभी कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में सीखा है, तो एज ए टीम ये पूरी टीम जो हो गई उस टीम से छोटी या बराबर हो गई, ठीक है। तो फाइनली अब ये इससे छोटी या बराबर हो गई, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, वो जो ऊपर एलएचएस में लिखा है, समझ में आ रहा है बन, ठीक है। तो मैं अब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार एलएचएस लिख देता हूं, और वी कैन से दैट एलएचएस क्या था, एलएचएस था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही तो था। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा। यस और नो? मैंने कुछ भी नहीं किया, इस चीज की जगह जो एलएचएस चल रहा है उसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, यही था एलएचएस मेरा। अब आप देखो, इट इज ए नंबर, इट इज ऑल्सो ए नंबर, इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर एंड इट इज ऑल्सो ए नंबर। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपेंड नहीं हो रहा है क्या? तो कांट आई राइट कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, नहीं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं कंपाइल करके। तो आई कैन राइट, यहां पे आप एज इट इज छोड़ो, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और ट्वाइस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट ले लूं बोथ साइड्स तो हो गया काम। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी को जोड़ के फिर मैग्नीट्यूड निकाले तो वो ये हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, आप अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के जोड़ेंगे उससे, ठीक है। ये है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर एग्जाम में प्रूव करने के लिए देता है तो दिस इज हाउ वी प्रूव। हाँ हाँ तो इसका मॉड्यूलस लगा तो वो 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सर इस वजह से लेस देन हुआ ना? हाँ, इस वजह से लेस देन हुआ ना। देखो यहाँ पे दो जगह अपन ने इनइक्वालिटी लगाई, उसमें अगर आप लिखना चाहो तो दोनों जगह लिख सकते हो भी, किस दर तो किस कारण से लगाई और किधर किस कारण से लगाई। इस जगह तो मैंने इसलिए लगाई, मैं लिख सकता हूं बिकॉज एनी नंबर जो होता है वो अपने ही मॉडुलस से छोटा या बराबर होता है, ये तो इसका रीजन है। और यहाँ पे कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, यहाँ पे कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से ये हुआ। उधर जगह नहीं है तो आप वैसे इसको सामने लिखेंगे, वैसे आप इसको क्या लिखेंगे, सामने लिखेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, और उसके अलावा तो कुछ भी ऐसा कहीं चला नहीं, बाकी तो सब फिर वही चला, क्या कहते हैं, मतलब जो जनरल मैथमेटिक्स चलती है, गुणा भाग, वही चला है ना। ठीक है जी, इसके सामने लिखना आप, ये जो मैंने लेफ्ट साइड लिखा है ना, आप लोग इसका सामने लिखना कि ये इस कारण से हुआ और ये किस कारण से। ठीक है जी, सो दैट इज इट, दैट इज इट। डॉट प्रोडक्ट में इतना जानते हो तो बहुत ज्यादा जानते हो एज पर मी, इतने तो क्वेश्चंस ही नहीं है आपके एक्सरसाइज में, बट ऑल बिकॉज कि आपको फिर आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट और अच्छे से आएगा, फिर आगे 3D में तो सबका एप्लीकेशन है ही सही। ठीक है, चलो तो फिर फटाफट एक्सरसाइज चलते हैं, कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं देखते हैं। और एक्सरसाइज इज वेरी इजी। लेट्स फर्स्ट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।